आज हम खादी विचार पर चर्चा करने वाले हैं। क्या खादी एक वस्त्र है, या खादी वस्त्र ही नहीं विचार भी है, या खादी वस्त्र और वस्त्र सहित एक विचार है। विनोबा जी का साम्ययोग का विचार समाजवाद और साम्यवाद से भिन्न एक ऐसे अर्थतंत्र की ओर इशारा करता है, एक ऐसे अर्थतंत्र की रचना का संकेत देता है जिसमें सर्वाइवल ऑफ द अनफिटेस्ट की बात होती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दंड शक्ति, हिंसा शक्ति यानी मारक है, स्पर्धा की मारक प्रेरणा उसमें है, द्वेष है, उसमें बलवानों द्वारा शोषण होता है कमजोरों का। क्या अर्थशास्त्र रुपये पैसे का विज्ञान है? क्या सभी चीजों का मूल्य पैसे से आंका जा सकता है? जिंदगी रुपये से ज्यादा कीमती नहीं है क्या? यानी प्रेम का, सर्वाइवल ऑफ द अनफिटेस्ट का, करुणा युक्त समाज की रचना का, सहयोगी समाज की स्थापना का अर्थशास्त्र कैसा होगा? विनोबा जब कहते हैं कि सबको सेवा का पूरा मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, विकास का पूरा अवसर मिलना चाहिए, तभी सर्वोदय समाज निर्मित होता है, अहिंसक समाज बनता है, परस्पर सहयोगी समाज या एक रस समाज की रचना होती है। साम्यवाद पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ और समाजवाद ने व्यक्ति को या समाज को व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर दिया। यानी एक में व्यक्ति के विरुद्ध समाज है और दूसरे में पूंजी के विरुद्ध श्रम शक्ति है। क्या व्यक्ति और समाज का हित विरोध हो सकता है? क्या यह ऐसी संभावना नहीं हो सकती है कि दोनों का स्वार्थ एक हो? हिटलर भी तो अपने को समाजवादी कहता था। श्रम की क्या परिभाषा दी जा सकती है? व्यावहारिक परिभाषा क्या हो सकती है? भूतकाल का श्रम पूंजी बनाती है और जो आज करते हैं वह श्रम है। कल के श्रम और आज के श्रम में विरोध कैसे हो सकता है? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस और सर्ववादी विचार। हम तो सर्ववादी विचार के आधार पर अर्थशास्त्र की संरचना गढ़ना चाहते हैं। एक बीरबल और अकबर की कथा विनोबा यहां उद्धृत करते हैं। अकबर ने बीरबल को कहा कि सभी दामाद को फांसी पर चढ़ा दो। बीरबल ने कई सूली बनवाए और चांदी और सोने की भी एक सूली बनाई गई। अकबर ने जब बीरबल से पूछा कि यह चांदी और सोने की सूलियां क्यों बनी है, तो कहा चांदी की मेरे लिए और सोने की आपके लिए, क्योंकि सभी एक तो दामाद ही हैं। मालिकों का द्वेष मालिकी के लिए है। लक्ष्मी श्रम करने वाले के पास कैसे रहे? यानी धनवान होना क्या लक्ष्मीवान होना है? स्वावलंबन श्रीमान बनाता है। खादी एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। हिंदुस्तान की विशेष परिस्थिति में अहिंसा के अर्थशास्त्र के सृजन का आधार खादी को बनाया गया। यह प्रवाह के बिल्कुल उल्टी धारा में बही।
विनोबा गांधी दोनों ही कहते हैं कि यह एक अहिंसक अर्थ रचना की बुनियाद खादी ही के द्वारा दी जा सकती है, लेकिन यह कल्पना की सृष्टि गांधी की है, उनका पुरुषार्थ है। गांधी ने खादी को व्यावहारिक रूप दिया है। यह गांधी ऐसे ऋषि की कल्पना है, लेकिन खादी मिलों का पूरक नहीं है और न तो खादी ढोंग है। यह तो भेद मिटाता है हरिजन और परिजन का, एक परमेश्वर के सूत्र में बांधता है, चिंतन है, विचार है, समाज रचना की नई तस्वीर पेश करता है। एक जगह पर विनोबा कहते हैं, सेवा के अनेक क्षेत्र हैं, सफाई का क्षेत्र, ग्राम प्रबंधन का क्षेत्र, ग्राम सफाई का क्षेत्र, खेती के ऋषि खेती का क्षेत्र, कई क्षेत्र हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं है। कुछ सेवा के क्षेत्र में भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन खादी के विरोध में एक विचारधारा खड़ी। खद्दर उसके खिलाफ एक बगावत है। यह किसके खिलाफ बगावत है? यंत्र निष्ठा के खिलाफ बगावत है, कलयुग के खिलाफ बगावत है, कल के युग के खिलाफ बगावत है, यानी सर्वोदय प्रचलित प्रवाह के विरुद्ध विद्रोह करता है। यह क्रांतिकारी कदम है, विचार का संकेत चरखा देता है। चरखा विचार का चिन्ह है, प्रतीक है, अहिंसा का विचार और प्रतीक है, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का, सच्चे अर्थशास्त्र का, अहिंसक अर्थशास्त्र का, लोक अर्थशास्त्र का यह सृजन करता है। इस तरह खादी जो है एक संपूर्ण ग्रामीण भारतीय अर्थ रचना को पुनर्स्थापित करने की विधा है। आज यंत्र मनुष्य या यंत्र ने मनुष्य को बुद्धिहीन बना दिया है, बुद्धि शून्य बना दिया है। मस्तक हमारा खोखला हो रहा है। बुद्धिहीनता के कारण लोक सत्ता खत्म होगी और तानाशाही के आने का खतरा बढ़ जाएगा। अब देखिए, यह स्वावलंबन का है, वस्त्र स्वावलंबन से बात आती है, लेकिन इसको अव्यावहारिक करार दिया जाता है। सभी क्रांतिकारी कार्यक्रमों के नसीब में अव्यवहार्यता का आरोप बदा ही है, वह मढ़ा ही जाता है। आजादी के समय आजादी की वर्दी मानी गई इसको। स्वावलंबन सिद्ध करने के लिए, ग्राम स्वावलंबन की ओर बढ़ने के लिए ग्रामाभिमुख खादी की बात हुई। सरकार ही खादीमय हो, इसकी कल्पना विनोबा करते हैं। सरकारी विमुख खादी की नहीं, इसलिए गैर सरकारी खादी और सरकारी खादी की बात होती है। आज गांधी नहीं है, उनकी जो बातें आई हैं, उनकी जो कल्पना है, उनके जो सिद्धांत हैं, वह उनकी आत्मा की उपज है। इसलिए गांधी के विचार मेरे विचार हैं, गांधी के विचार हमारे विचार हैं। विनोबा कहते हैं कि हमने केले खाए और केला हमारे शरीर में पच करके हमारे रक्त मज्जा में चला गया, फिर वह हमारा हुआ। हम घर बनाते हैं, कहते हैं यह घर हमारा है। अगर गांधी का वह विचार होता, गांधी का वह सिद्धांत होता, तो वह अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। लेकिन वह विचार, गांधी का सभी विचार, सभी सिद्धांत
कोई शून्य से उत्पन्न नहीं होता है। वह कहते भी हैं कि हमने परंपराओं से सीखा है, परंपराओं से ग्रहण किया है और परंपराओं से ग्रहण करते हुए उस सिद्धांत को आपके सामने व्यावहारिक रूप में आज के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। फिर ज्ञान की खिड़कियों को तो गांधी हमेशा खुला रखते हैं। एक दूसरी स्थिति देखनी होगी, खादी और गांधी दोनों को हम मिला देते हैं। खादी के कारण गांधी की प्रतिष्ठा हुई या खादी ने गांधी को प्रतिष्ठित किया? सत्य की प्रतिष्ठा गांधी के कारण हुई या सत्य ने गांधी को प्रतिष्ठित किया? श्रम को गांधी ने प्रतिष्ठित किया या श्रम की प्रतिष्ठा के कारण गांधी की प्रतिष्ठा हुई? शरीर श्रम को अपनाकर गांधी प्रतिष्ठित हुए। सत्य को का प्रयोग करते हुए गांधी महात्मा बने। और दूसरी स्थिति यह है कि अपरिग्रह की कसौटी शरीर श्रम है। इसको हमने आजादी का मंत्र तो माना, आजादी का वस्त्र तो कहा, लेकिन आजादी के बाद इसको दरकिनार कर दिया खादी को। अगर एक आदमी खादी पहनता है तो वह 10 आदमी खादी पहनता है तो एक आदमी को रोजगार मिल सकता है। 100 आदमी खादी पहनता है तो 10 आदमी को रोजगार मिल सकता है। यानी 10 व्यक्ति पर एक व्यक्ति का रोजगार खादी सृजित कर सकता है। इसको हमारे स्वराज के मंत्र के रूप में हमको ग्रहण करना चाहिए था, मंत्र समझ करके जीवन में प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन सामाजिक अहिंसा की प्रतिस्थापना के लिए खादी एक आवश्यक वस्त्र और विचार था। जीवन को यदि इससे दिशा मिलती। विनोबा जी ने एक बार कहा कि अपने काम के आसपास खद्दर का वातावरण बनाइए। एक बार कहा उन्होंने कि जो मंत्र कागज पर लिखा हुआ होता है उसको मंत्र सहित छोटे कीड़े भी खा जाते हैं, लेकिन अगर उस मंत्र को हमने जीवन में प्रयोग किया तो वह मंत्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह हो जाता है। गांधी ने देखा था कि ग्रामीणों के आंखों में तेज नहीं है, आशा नहीं है, उत्साह नहीं दिखता है, आलस्य हमारा स्वभाव बनता जा रहा है, काहिली हमारे विनाश का कारण बनती चली जा रही है। और एक बार गांधी ने कहा कि काहिल कौम को स्वराज कभी नहीं मिल सकता। यह काहिली के महारोग को चरखा के द्वारा, खादी के द्वारा दूर करना चाहते थे। काहिल आदमी गुलाम नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? उसको तो गुलामी उसके नसीब में बंधा हुआ है। गांव का उत्थान खादी से कैसे हो? चरखा निर्धनों को उद्यमी कैसे बनाए? यानी जब सुखी लोग भी हिंदुस्तान में दुखी लोगों के दुख के भागीदार बनेंगे तभी हम एक राष्ट्र कहे जाएंगे। यानी खादी राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने का भी एक विचार है, कामधेनु है, एक मंत्र है। इसलिए गांधी कहते हैं कि मेरी बुद्धि का आश्रय चरखा है। और यही राजनीतिक शिक्षा यानी राजनीतिक कार्यक्रमों से रचनात्मक कार्यक्रम भिन्न नहीं है, वह प्रशिक्षण का केंद्र है। कहते हैं एक बार कि मेरे लिए राजनीतिक शिक्षा नहीं जो रचनात्मक कार्यक्रम से भिन्न हो।
क्योंकि रचनात्मक कार्यक्रम खुद ब खुद राजनीतिक शिक्षा है। गांधी ने 1920 में खादी को राजनीति का केंद्र बनाया, चरखे को राजनीति का केंद्र बनाया। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात किसानों की होती रही है। किसान बचेगा तभी देश बचेगा, क्योंकि उत्पादक नागरिक, उद्यमी नागरिक, गरीबों के लिए रोटी जुटाने वाला, सील और चरित्र की रक्षा करने वाला माना था, नग्नता को ढकने वाला, मानवता का संस्कार करने वाला खादी। सखाराम गणेश देवस्कर देशेर कथा पुस्तक में, जो 1904 में प्रकाशित हुई है, 3 प्रकार के युद्ध का वर्णन करते हैं: बाहु युद्ध, वाणिज्य युद्ध और बुद्धि विप्लव। बुद्धि के हम भिखारी बने, यानी पहले बुद्धि की आजादी चाहिए और समाज के कल्याण के लिए संपत्ति का बंटवारा चाहिए, श्रम को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, गांव के जीवन में उत्साह आवे, जीवन में धड़कन हो, गांव के जीवन में। चरखा संकेत है, चरखा प्रतीक है, चरखा चिन्ह है श्रम निष्ठा का, अविरोधी परिश्रम का। यंत्र ने वर्ग भेद पैदा किया है, वर्ग कलह पैदा किया है, भोग वासना का पोषण किया है। अंत्योदय की दृष्टि, सर्वोदय से अंत्योदय जाने की दृष्टि, सर्वजन के साथ एकात्म साधने की दृष्टि, इसलिए विनोबा इसको नखत धर्म कहते हैं, आज के आज फलने वाला धर्म। खादी का मूल अहिंसा है, श्रमोपचार की साधना है। कहते थे सरदार पटेल कि स्वराज मिल जाने के बाद ऐसा उद्योग खड़ा करना पड़ेगा जिसमें फौजी कुवत हो, यानी वार पोटेंशियल यंत्र खड़े करने पड़ेंगे। लेकिन चरखा तो पीस पोटेंशियल का यंत्र है, शांति, संभावना, क्षमता, आंतरिक फौलाद का निर्माण खादी करता है, डिफेंस मेजर है खादी। गरीबों से एक रूपता का, मानवता की दीक्षा का, आत्मनिष्ठा का चिन्ह खादी है। यानी खादी वह है जो कहता है न तो मैं किसी का गुलाम बनूंगा, न किसी को बनाऊंगा। इसलिए आजादी के दिनों में कहा गया खादी को पहनना यानी क्रांति को पहनना है, विचारों को पहनना है, विकारों से को मिटाने वाला यह खादी है, चंचलता को खत्म करने वाला खादी। स्वराज से शासन मुक्ति तक का सफर, ग्राम राज्य हासिल करने का और सरकार के क्षय का में खादी मदद कर सकती है। यह कल्पना थी हमारे राष्ट्र ऋषियों की। इसलिए वाङ्मय के खंड 65 में गांधी ने लिखा है, ये उद्धृत है गांधी की बातें, मेरी बुद्धि का आश्रय चरखा है। यह गांधी सेवा संघ के 3य वार्षिक अधिवेशन हुदली कर्नाटक में उन्होंने कहा था, मेरी बुद्धि का आश्रय भी खादी ही चरखा है और चरखे के द्वारा मैं दरिद्र नारायण का अनुसंधान करता हूं और ईश्वर का साक्षात्कार करता हूं। मेरी बुद्धि का विकास उसके द्वारा होता है और आजन्म होता रहेगा। चरखा इसीलिए एक मंत्र है। उन्होंने 1920 से जो साधना की वह साधना चरखे के द्वारा थी, हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा थी और अस्पृश्यता के निवारण के द्वारा थी। और एक बार यह कहा गया कि खादी और मील के कपड़े से खादी महंगी है। गांधी ने कहा कि खादी मील के कपड़े का मुकाबला कर ही नहीं सकती, न कभी यह सोचा गया था कि खादी मील के कपड़े का मुकाबला करेगी। खादी तो एक मिशन है,
सम्मानपूर्ण धंधा प्रदान करता है, यह अपना पुरस्कार आप है। एक बार कहा उन्होंने, मील का कपड़ा चाहे लोगों को मुफ्त ही क्यों न मिले दिया जाए, तो भी उसकी सच्ची भलाई इसी में है कि वे खादी के मुकाबले जो कि उन्हीं के परिश्रम का फल है उसे लेने से इनकार कर दें, क्योंकि मजबूरन बेकारी हमारे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दृष्टि से जिसने मुर्दा बनाया है, वैसी प्रवृत्तियों से अगर हमको लोहा लेना है, वैसी प्रवृत्तियों को अगर हमें रोकना है, तो खादी ही इसका एकमात्र उपाय है। और अगर हमको भारत को एक राष्ट्र बनाना है, तो राष्ट्र के हित की दृष्टि से भी जब हम इस बात का अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि खादी हरगिज महंगी नहीं है। और इस संक्रमण काल में यह जो रद्दोबदल हम कर रहे हैं, ऐसा खतरा हमको उठाना पड़ेगा। इसलिए खादी में जीवंत आस्था की जरूरत है। लाखों का स्वराज तो खादी से ही आएगा, चरखा से ही आएगा। इसीलिए मोहम्मद अली कहते थे कि आजादी के जंग का हथियार है खादी, सादगी का, स्वावलंबन का। 1921 में गांधी ने लंगोटी धारण किया, सामान्य के साथ अपने को तादात्म्य करने की कोशिश की। संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन स्वदेशी की लड़ाई थी। 1909 में ही गांधी ने हिंद स्वराज में लिख दिया था कि मशीन शिक्षा से भारत का एक संपोषित समाज निर्मित नहीं हो सकता है। स्वावलंबन टूटा तो स्वाभिमान भी टूटा और परतंत्रता और पराधीनता हमारे भाग्य में लिख दी गई। सामान्य के साथ जीने की कौन सी कला होगी, कौन सी विधा होगी, कैसे हम सामान्य के साथ अपने को तादात्म्य कर सकेंगे, यह दृष्टि हमको खादी देता है, चरखा देता है। चरखा संघ की स्थापना 1925 में ही हो गई थी। यो खादी ग्राम ये जो है ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 1934 में हुई। गणेश दत्त शर्मा गौड़ 1923 में एक किताब लिखते हैं जिसमें खादी की बात करते हैं, और उसमें वो बताते हैं कि 1853 में बंबई में विलायती ढंग के कपड़े का कारखाना खुला था। 1815-16 में भारत की सब मिलों में कुल 21 करोड़ की नगद पूंजी लगाई गई थी। 1 लाख तकवे से सूत कतता था, 3 लाख कामगार थे। अब 72 करोड़ पाउंड सूत काता गया उस समय। स्वामी दयानंद जी ने, लोकमान्य तिलक ने देशभक्ति और स्वदेशी की बात की। खादी पहनना उस समय देशद्रोह माना गया था। 25,000 लोग जेल गए थे। गांधी को भी 1922 में 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष की सजा मिली थी। यानी खादी, खद्दा, रेजी, रेशम, ऊन, कपास, ये सभी। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। वेद में भी राष्ट्र को ऐश्वर्यवान बनाने के लिए यह बताया गया है कि सूत काटना चाहिए। वेंस साहब देव निर्मित वस्त्र की बात करते हैं। स्वदेशी वस्त्र पहनने की बात वेदों में आई है। उस समय यूनान में भी खादी की बात हुई है। यूनान की सभ्यता में भी हाथ से कटे और इसके कला और अलंकार में ही सौंदर्य की बात हुई है। क्योंकि स्वाभाविक सौंदर्य कहाँ होता है? नवीनता सौंदर्य है, सामंजस्य में सौंदर्य है, या आत्मा की अभिव्यक्ति का सौंदर्य है? सत्य की अनुकृति कहाँ मिलेगी? ईश्वर की अनुभूति कहाँ होगी? यह सारी बातें खादी के साथ और ग्रामोद्योग के साथ जुड़ा हुआ है।
कई सवाल आए, खादी को लोकप्रिय कैसे बनाया जाए, चरखा संघ को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, खादी के कार्यक्रम से स्वराज को हासिल किस तरह की जाए, कपास की खेती की किस तरह से की जाए, ये सारी बातें खादी में या ग्राम उद्योग में या ग्राम प्रधान आर्थिक संरचना में समाहित है। आज फिर से बेरोजगारी की बढ़ती स्थिति, गांव की निर्धनता और शहरों की ओर प्रतिभा के पलायन को रोकना अगर है, खेती को अगर लाभकारी बनाना है, तो खेती के साथ ग्राम उद्योग को, कृषि आधारित उद्योग को फिर से बल देने की जरूरत है। और वह जो है, इसलिए खादी जो ग्रामीण अर्थशास्त्र के ग्रामीण पुनर्रचना के आधार बन सकते हैं, उस पर विचार किया जाना आज के संदर्भ में, आज़ादी के 75 वर्ष बाद फिर से हमको इस पर रिविजिट या स्वचिंतन या पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। खादी आज के संदर्भ में किस तरह व्यावहारिक, प्रचलित और किस तरह से लोकोपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।